नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो सेहत सही लाभ गई। अगर सेहत है आपकी सही तो मिलेंगे आपको लाभ कई। इसी श्रृंखला में आपकी सेहत सही रहे, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार भी यही चाहती है। इसी क्रम में हम आज बात कर रहे हैं टीबी एवं चेस्ट रोग यानी कि सांसों से संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उनके स्पेशलिस्ट पूर्वांचल के मशहूर डॉक्टर S.K. पाठक, जो कि MBBS MD सांस रोग में इन्होंने ढेर सारे मरीजों को टीबी नामक क्षय रोग से निजात दिलाई है। जी हाँ, मोर देन 10,000। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हम यहीं से सवाल करना चाहेंगे। पहले तो आपका ढेर सारा स्वागत है हेलो बनास 91.2 FM पर। अभी तक कितने मरीज आपने ठीक किए हैं टीबी और सांस से संबंधित? तो मैं टीबी चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है और मैं प्रैक्टिस में 25 साल से कर रहा हूँ। वाराणसी पूर्वांचल की जनता को सेवा दे रहा हूँ और अभी तक जो 25 साल में मेरा अनुभव था और टीबी के बारे में जो हमारे ज्ञान थे उसको मैंने काफ़ी अच्छे से मरीजों को सेहत पे सुधारने में काम किया है। और अभी जो हमने 25 साल में करीब 25 से 30 हज़ार तक पेशेंटों को हमने लगभग ट्रीट किया है और जिसमें सांस से संबंधित बीमारियों के साथ साथ टीबी के रोगों में जो इजाफा देखा हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा है पूर्वांचल में। और ये संख्या लगभग 10 से 15 हज़ार के आसपास थी, जिसमें कुछ ऐसे मरीज थे जो नॉर्मल टीबी से ग्रसित थे और कुछ ऐसे थे जो गंभीर टीबी से ग्रसित थे। अच्छा सर, यहाँ पे मतलब मेरी काउंटिंग सही है, 10 से 15 हज़ार मरीजों को ठीक किया आपने। तो एक टीबी से ही संबंधित एक शुरुआती शायद होता है, मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता सर, डीएस क्या चीज होती है टीबी में? टीबी दो तरह की होती है, ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है, एक ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है। तो जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है उसको हम डीएस के कैटेगरी में डालते हैं और जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के कैटेगरी में भी डालते हैं। और रेजिस्टेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और कभी कोई एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मतलब कई तरह की टीबियाँ होती हैं रेजिस्टेंट में भी। एक रेजिस्टेंट होती है, एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होती है, एक एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है। ये सब खतरनाक टीबियाँ होती हैं। एक्सटेंसिव सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, इसमें मैक्सिमम दवाइयाँ नील हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। रेजिस्टेंट में एकाक कोई दवा काम नहीं करती है और मल्टी ड्रग में रिफार्मसिन, आइसोनिजाइड जैसी मेडिसिन जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो रेजिस्टेंट हो जाती है, उसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लेस करते हैं और पेशेंटों को बताते हैं कि कैसे आपको क्या। इसके कई सारे कारण हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के। तो सर शुरुआती इस और जैसे डीएस टीबी आपने बताया, डीएस के क्या लक्षण होते हैं, ये क्या किस तरह की टीबी है? टीबी के लक्षण लगभग सभी के कॉमन होते हैं, चाहे एमडीआर टीबी हो या चाहे एक्सटेंसिव ट्यूबरकुलोसिस हो या रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस या टीएस। सबके शुरुआती लक्षणों में बुखार है, खांसी आना है, कभी कफ से बलगम आना है, शरीर का दुबलापन आना, भूख न लगना, कमजोरी, थकान, ये कुछ लक्षण हैं। कभी कभी मुंह से खून भी आ जाता है और टीबी के ये लक्षणों में आम बात हो जाती है और स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आने लगती है। ये कुछ शुरुआती, ये डीएस में भी होता है, एमडीआर में भी होता है और एक्सटेंसिव ट्यूबरकुलोसिस में होता है। लेकिन डीएस सबसे अच्छी बात है कि ये जो प्राइमरी दवाइयाँ होती हैं, जिसमें 5 दवाइयाँ सबसे प्राइमरी होती हैं, उन प्राइमरी 5 दवाओं में को हम देते हैं तो पेशेंट को रिस्पांस आने लगता है और पेशेंट का जो कोर्स होता है 6 से 7 महीने में लगभग कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट ठीक भी हो जाता है इस दौरान। लेकिन जहाँ पर हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एमडीआर टीबी है, उनका कोर्स काफ़ी लंबा चलता है, 2 साल से लेकर 3 साल तक चलता है और ठीक होने की संभावना भी 50% से कम हो जाती है। तो और ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है, इसके कई सारे कारण हैं। कुछ तो आपके पेशेंट के संपर्क आने में, कुछ ड्रग रेजिस्टेंट केसेस इन्फेक्शन होने के कारण होते हैं और कुछ डिफॉल्टर केस होते हैं जो दवा बीच में छोड़ देते हैं। कुछ दिन दवा खाई, 2 महीने, फिर छोड़ दिया, फिर खाई, फिर छोड़ दिया, फिर चल रहा है। और कभी कभी अंडरवेट दवाइयाँ भी लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि जनरल प्रैक्टिशनर में सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पेशेंट का वेट नहीं लिया जाता। वेट के अकॉर्डिंग मेडिसिन चलाना बहुत ज़रूरी है, खासकर टीबी के पेशेंट में, क्योंकि अगर वेट
अंडर वेट मेडिसिन आपने चला दी तो वो आप पेशेंट खाएगा लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। 100 किलो का पेशेंट है जी। उसको हमने टीबी की नॉर्मल दवा दे दी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसकी 100 किलो के हिसाब से देना पड़ेगा। कोई 50 किलो तो 50 किलो के, तो हर वेट के हिसाब से मेडिसिन जाती है। यानी कि वेट जितना है उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देना करना है। अगर आपने अंडर वेट दे दिया तो वो बाद में रेजिस्टेंट ट्यूबर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो दवाइयाँ एक्चुअली बैक्टीरिया पर काम नहीं कर पाती हैं, अंडर डोज कारण बैक्टीरिया किल नहीं हो पाता और पेशेंट को लगता है वो थोड़ा रिस्पांस आ रहा है लेकिन बाद में वो रेजिस्टेंट हो जाता है। और डिफाल्टर में ये होता है कि दवा खाया कुछ दिन छोड़ा चला, खाया छोड़ा चला, ये होता है। इसमें रेजिस्टेंस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं ऐसे केसेस में। रेजिस्टेंस एक दवाओं से भी हो सकता है और जो 4-5 दवाइयाँ आप दे रहे हैं उन सब में हो सकता है। इसलिए हमें स्पूटम की जांच बीच बीच में करानी थी। अगर पेशेंट को 1 या 2 महीने में रिस्पांस नहीं आता है नॉर्मल टीबी में या ड्रग रेजिस्टेंस में, तो फिर उनका हम एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट जांचें कराते हैं, जिससे कि ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसको एमडीआर टीबी तो नहीं होगी। अगर एमडीआर टीबी है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसका कोर्स भी बहुत लंबा हो जाता है और फाइनेंशियल बर्डन भी पेशेंट को पड़ता है। अगर हम बात करें सरकारों की ओर, तो क्या सरकार इसमें कोई सहायता? सरकार तो काफ़ी हेल्प कर रही है, खासकर टीबी प्रोग्राम, उनमें प्रोग्राम कई सारे चल रहे हैं और अच्छी पहल चल रही है। और मरीजों को जो निश्चय का प्रोग्राम है उसके रजिस्ट्रेशन अगर करा लेता है तो मरीजों को भी खान पान के लिए सरकार पैसा उनके अकाउंट में डालती है, साथ में उनको दवा भी फ्री में दी जा रही है। एमडीआर टीबी की दवा का पैनल। तो क्या कोई खास ऐसा काउंटर होता है सरकार का, वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होता है? हाँ, देखिए, आप जहाँ से जो भी सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट में भी आके वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे ब्रिटिश अस्पताल में भी हम टीबी के कई सारे पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करा देते हैं अपने पोर्टल पे, और पोर्टल से फिर उनका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो दवा तो आप खाएं, कहीं से खाएं, या प्राइवेट से खाएं या सरकारी से खाएं। सरकारी में मुफ्त दवा मिल जाती है, प्राइवेट में दवाइयाँ मुफ्त तो नहीं मिलती लेकिन उसकी कास्ट होती है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि टीबी दवाओं का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और उस कारण पेशेंट कभी कभी डिफॉल्ट कर जाता है। दवा खाते ही पेशेंट को सबसे पहला जो लक्षण होता है 1-2 दिन के अंदर, वो वोमिटिंग शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, भूख न लगना, ये सब शुरुआती लक्षण होने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट दवा छोड़ देता है, जैसे खाया 2-4 दिन में दवा छोड़, फिर वो डॉक्टर के पास जाता भी नहीं कभी, और फिर बाद में वो दिक्कत और बढ़े। तो प्राइवेट सेटअप में ये है कि क्लोज मॉनिटरिंग हो जाती है, दवा गड़बड़ हुई, क्यों हुई, क्या हुआ, उसका डोज का मॉडिफिकेशन तुरंत हो जाता है, पेशेंट को अकॉर्डिंग टू पेशेंट वो दवा दी। सरकारी अगर हम सुविधा लेना चाहें किसी टीबी मरीज को, एमडीआर से अगर वो परेशान है, तो क्या उसे करना चाहिए? देखिए, टीबी के लिए दवाइयाँ गवर्नमेंट अस्पताल में उपलब्ध हैं जी। कई सारे डॉट सेंटर जहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं, और खासकर एमडीआर टीबी के लिए कुछ स्पेशलाइज सेंटर हैं जहाँ पर कुछ दवाइयाँ, बहुत इंपॉर्टेंट दवाइयाँ जो मार्केट में नहीं मिलती, वो गवर्नमेंट सेटअप में मिल जाती हैं जी। तो उसको फ़ायदा लेना है तो वहाँ पर जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जो कभी कभी गवर्नमेंट सेटअप में नहीं जाना चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ से लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम होने लगती है तो फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, तो दोनों जगह इलाज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डॉट्स का तो आपने सुविधा बताई, क्या वहाँ से खाने वगैरह का भी, कुछ फूडिंग वगैरह का भी मिलता है? देखिए, गवर्नमेंट का प्लान है कि वहाँ से मतलब कुछ फिजिकल तो नहीं मिलता, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो है हर पेशेंट जो निश्चय आईडी पर रजिस्टर्ड होता है उनके खाते में पैसे भेजती है, और उन पैसे खान पान के लिए होते हैं, खासकर उनको स्वास्थ्य सुधार के लिए होते हैं। ये एक अच्छी पहल होती है जो मरीज को कुछ सपोर्ट मिल जाता है और मरीज अपने को थोड़ा बेहतर महसूस करना चाहिए, क्योंकि टीबी ऐसी बीमारी की पुअर पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा होती है। अपर लेवल के लोगों में भी होती है, मिडिल क्लास में भी होती है, लेकिन मैक्सिमम जो देखा गया टीबी का इन्फेक्शन पुअर पॉपुलेशन में, जहाँ पर हाइजीनिक सिस्टम नहीं है, कफिंग हो रहा है तो कफिंग क्यों हो रहा है, क्या हो, उसको दिखाने का सिस्टम नहीं है, लोग उस चीज़ पर बहुत ध्यान नहीं देते, तो स्प्रेड करती है। अगर फैमिली में किसी एक को है तो दूसरे तीसरे को जल्दी होनी चाहिए। थोड़ा अपर एजुकेटेड क्लास में चीज़ें थोड़ा अलग होती हैं, वहाँ पर जैसे कफ आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कोशिश करते हैं लोग डॉक्टर के टच पे चले जाते हैं, और वहाँ पर उनको पता चल जाता है बीमारी क्या है, उसके हिसाब से निदान हो जाता है और थोड़ा स्प्रेड होने के चांस कम रहते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप ये हमें बताइए कि टीबी न हो, एमडीआर तक नौबत ना आए, ऐसे में जो भावी मरीज हैं जिनको टीबी होने के चांसेस हैं, उन्हें कैसे पता कर लेना चाहिए कि टीबी उन्हें ना हो, या उनको कोई सिम्टम दिखे तो क्या उन्हें एक्शन लेना चाहिए? देखिए,
टीबी किसी को हो सकती है, मतलब चाहे बुढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, यहाँ तक न्यूनेट्स बच्चों को जो पैदा होते हैं उनको भी होने का चांस है। अगर मदर को टीबी है तो चांसेस है कि बच्चे को भी हो सकता है। जेनेटिक? ये नो, जेनेटिक नहीं। वैसे तो ये जो टीबी है ये सांस से संबंधित है, सांस के फैलाव से होती है, कोई ब्लड कॉन्टेक्ट से नहीं होता। एक साथ पेशेंट खाना पीना खा सकता है, एक घर में रह सकता है, लेकिन उसका जो इन्फेक्शन वातावरण है वो सांस के थ्रू होता है, कोई ब्लड कांटेक्ट से नहीं होता है, कोई छूने से नहीं होता है। उनके बर्तन, कभी कभी ये देखा कि बर्तन अलग करते, बर्तन अलग करने से भी कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर किसी को खांसी आ रही है तो कोशिश करें उसको कवर कर सके। रुमाल है, तौलिया है, गमछे हैं, मास्क है, कई सारे ऐसे साधन हैं जो प्रयोग करके, और जो टीबी का पेशेंट है कहीं इधर उधर थूकने की चीज़ों को न करें जिससे कि स्प्रेड होने का चांस है। उसके लिए या तो उसका अपना एक बकेट हो, उस बकेट के अंदर पूरा थूकिए, और उसको डिस्कार्ड करने का तरीका है कि किसी गड्ढे या किसी चीज़ में डाल के कप को वहाँ पर मिट्टी डाल दें और वो कवर हो जो ओपन है। क्योंकि ये ड्रॉपलेट होते हैं, जब खांसी करते हैं तो ड्रॉपलेट निकलते हैं जो कप के माध्यम से, वो ड्रॉपलेट हवा में काफ़ी देर तक सस्पेंडेड रहते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके टच में जाता है तो हो जाता है। और टीबी में देखा कि किसी टीबी के मरीज में अनजान में भी आप संपर्क में आ गए तो 6 से 7 दिन के टच में भी आपको इन्फेक्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप टच में आ गए तो आपको इन्फेक्शन होना, मतलब बीमारी होनी। इन्फेक्शन होने की बात अलग है, बीमारी होने की अलग बात होती है। इन्फेक्शन तो 80% 90% इंडियंस पॉपुलेशन में हो जाता है और बॉडी की इम्यूनिटी इस तरह से बुस्टअप भी रहती है, लेकिन बीमारी क्यों 10 से 20% पॉपुलेशन में ही हो पाती है, क्योंकि उनकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो अच्छी नहीं होती। तो रेजिस्टेंस पावर जिनकी अच्छी नहीं है उनको बीमारी होगी, जिनको रेजिस्टेंस पावर अच्छी है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं और उनको बीमारी नहीं हो सकती। तो अगर बीमारी में आपको लक्षण जानना जरूरी है। इसमें लक्षण में हमने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपको फीवर आ रहा है, नॉर्मल दवाओं से उतर नहीं रहा है, खांसी आ रही है, नॉर्मल कफ सिरप से नहीं उतर रहा है, आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, चिड़चिड़ापन है, कभी खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप बता सकते हैं कि आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। ये लंग्स टीबी के लक्षण हैं। लेकिन टीबी ऐसी बीमारी है कि शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। चाहे आपका ब्रेन हो, उसको ब्रेन टीबी कहते हैं। कभी कभी आपके स्पाइंस में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम स्पाइनल टीबी कहते हैं। बोन टीबी, बोन में जाता है, बोन टीबी हो जाती है। लंग्स की टीबी तो जैसे ओपन केस ज़्यादा होते हैं, उसके साथ साथ आपकी इंटेस्टाइन में भी जाके टीबी, जैसे आंत की टीबी बोलते हैं। तो ये टीबी है, ये कभी कभी हार्ट में भी जाके वहाँ पर प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो हार्ट की टीबी हो सकती है। कभी कभी जेनाइटल पार्ट्स में भी, जैसे यूट्रस है, वहाँ पर भी जाके इन्फेक्शन दे सकती है। कई सारे ऐसे अंग हैं जो प्रभावित कर सकती है और वहाँ पर टीबी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि हर टीबी के मरीज में खांसी ही आए। उसके लक्षण में बुखार, नॉर्मल दवाओं से रिस्पॉन्ड न करना, शरीर कमज़ोर होना, पेशेंट सुस्त होना, और नॉर्मल जो दवाइयाँ कोर्स होती है डॉक्टर नहीं दे पाते तो उसमें स्पेशलिस्ट टेस्ट होते हैं, उसके टेस्ट से कंफर्मेशन करना पड़ता है कि पेशेंट को टीबी एक्चुअल में है कि नहीं। कई सारे एडवांस टेस्ट सिस्टम आ गए जिससे पता लगा सकते हैं टीबी है कि नहीं। नॉर्मली स्पुटम का एग्जामिनेशन कब का होता है उससे पता चलता है। आजकल जीन लेवल भी काम करते हैं, जीन एक्सपर्ट सारे टेस्ट हो गए हैं, उससे पता करते हैं। तो इससे हम करके ये पता कर सकते हैं कि टीबी किस टाइप की है। जीन एक्सपर्ट प्लस जो होता है उसके अंदर हम जीन्स में रेजिस्टेंस कौन से ड्रग्स का है वो पता लगाते हैं, तो वहीं से तुरंत लेबल कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को एमडीआर है कि नॉर्मल है। पहले होता था कि स्पुटम का टेस्ट आता था, फिर उसकी टेस्ट हिस्ट्री लगती है, उसके बाद पता चलता था, उससे 5 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन आजकल जो कुछ मशीनें आ गई जो 2 से 3 दिन के अंदर आपको बता सकती है कि आपको एमडीआर है कि नॉर्मल टीबी। तो उसके हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तुरंत चेंज हो जाता है और पेशेंट को जो दवाई अच्छी मिलती है और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा हो जाता है। आपने सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों और श्रोताओं को कि टीबी को कैसे हम अलविदा कर सकते हैं, या अगर इस तरह का कोई सिम्टम दिखे तो हम कैसे बच सकते हैं। सर, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताइए कि किस तरह का खान पान रखें अगर किसी को टीबी न हो या अगर किसी को हो गई हो तो। देखिए, टीबी के मरीजों के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वही प्रतिरोधक क्षमता ही पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। इसमें खान पान में
कोशिश करें कि हाई प्रोटीन डाइट का सेवन करें, समय समय पर भोजन लेते रहें, हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और पेशेंट शाकाहारी है तो खासकर प्रोटीन की चीज़ में चने का सत्तू है, दाल है, उसके साथ साथ हरी सब्जियां हैं, ये सब यूज़ करें। अगर वो नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे का सेवन करें, वो उसके लिए सेहत के लिए, इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन इसमें सबसे खान पान में स्पेशली टाइमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन डिश डाइट के साथ साथ मल्टी मिनरल्स कुछ चीज़ें होती हैं, मल्टीविटामिन्स का भी सेवन हम लोग कराते हैं पेशेंट्स को, अगर पूरा खान पान में अच्छे से सेवन नहीं कर पाता। हरी सब्जियों का सेवन इसलिए कि कई सारे उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये देखा गया कि टीबी के मरीजों में जो भी दवा देते हैं वो लीवर पर साइड इफ़ेक्ट डालती हैं, तो बीच बीच में लीवर का टेस्ट होना ज़रूरी है कि अगर लीवर डैमेज है तो लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं और ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे लीवर कमज़ोर ना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच। तो अभी डॉक्टर एस के पाठक साहब से हम लेते हैं विदा। अगली बार हम होंगे सेहत सही लाभ कई के अगले नए अंक में। तब तक देखते और सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM विद आरजे सुधांशु, क्योंकि यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।